यहाँ पर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। जैसे मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उस देश में जो उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा है। यानी कि देश में बहुत सारी अराजकता का उत्पन्न हुआ, जगह जगह दंगे होने लगे। तो वहां पर औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को यहाँ पर एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। यानी औरंगजेब के मरने के बाद जो शक्ति को संभालने वाला यहाँ पर कोई नहीं था, तो उसमें एक बार तो मराठों ने यहाँ पर क्या है उस कमी को पूरा कर दिया। लेकिन मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बार जब मराठों ने जब दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व कंप्लीट स्थापित कर लिया, दक्षिण भारत पर अपना अधिकार कर लिया, तो उसके बाद में वो दक्षिणी भारत से एक बार वो गुजरात पर अधिकार करना चाहते थे और इधर मालवा पर अधिकार करना चाहते थे। और जब इन पर अधिकार कर लेंगे, या जब मालवा और गुजरात पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, तो उसके बाद इनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना बहुत आसान हो गया। तो मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने यहाँ पर मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में से यहाँ पर धन एकत्रित किया। और इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया। और 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में यहाँ पर तेजी आ गई। मराठा हैं राजस्थान पर बार बार आक्रमण करने लगे 1724 के बाद में। और आक्रमण के लिए उन्होंने मराठाओं ने यहाँ पर मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। इस वजह से उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह है वो चिंतित हो गए और जयपुर के शासक थे जयसिंह के साथ में, और उस टाइम मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह के साथ में इन मराठाओं की समस्याओं का विचार विमर्श किया कि इनका क्या करना चाहिए, ये धीरे धीरे राजस्थान पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्धि सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को यहाँ पर गद्दी से हटा दिया। यानी बूंदी के शासक थे जिन्होंने पहले पदच्युत होता है, यानी कि जिसने पद पहले त्याग दिया हो। तो 1734 में बूंदी के शासक थे ये बुद्धि सिंह, इन्होंने मराठाओं की सहायता से यहाँ पर दलेल सिंह को यहाँ से बूंदी की गद्दी से हटा दिया। और राजस्थान में किसी शासक के द्वारा अंतिम संघर्ष में मराठों का आमंत्रण करने का यह प्रथम अवसर था। और बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो बूंदी के शासक थे बुद्धि सिंह, इन्होंने दलेल सिंह को हटाने के लिए मराठाओं की मदद ली। जब इन्होंने मराठाओं को आमंत्रित किया तो धीरे धीरे राजा महाराजा हैं यहाँ पर मराठाओं को अपने युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने लगे, और धीरे धीरे राजस्थान में भी मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता जाता है। फिर 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल जाता है। और राजस्थान के मराठे कोटा, जो राजस्थान में जो मराठे हैं यहाँ पर कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे। लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को नहीं बल्कि सेठ साहूकारों को भी यहाँ पर मराठा लोग हैं लूटने लगे। और उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। स्टार्टिंग में तो वो चोरी करने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो आंतरिक मामले होते हैं, प्रशासन के जो आंतरिक मामले होते हैं, उनमें भी उन्होंने हस्तक्षेप करने का काम शुरू कर दिया। और फिर यहाँ पर बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश यहाँ पर इसी बहाने से हुआ था, आंतरिक हस्तक्षेप करने लगे। और यहाँ पर बूंदी, जोधपुर और जयपुर में भी ये मराठा लोग प्रवेश कर जाते हैं। फिर नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का यहाँ पर प्रयास किया। लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर यहाँ पर लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के प्रति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे यहाँ पर। यानी केंद्र में कोई भी अच्छी सरकार नहीं थी, केंद्र में कोई भी यहाँ पर अच्छा दावेदार नहीं था, इसकी पूर्ति के लिए मराठा लोग हैं यहाँ पर राजस्थान में आने लगे। और यहाँ पर जो शासक थे उस टाइम पर नादिर शाह, साहू ने यहाँ पर पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का यहाँ पर आदेश दिया। तो यहाँ पर 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह
जो मालवा का सूबेदार था उस टाइम पर, उसे यहाँ पर मराठों ने घेर लिया और जयसिंह को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों को कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठाओं का यहाँ पर प्रभुत्व हो गया, यानी कि विभिन्न राज्यों पर धीरे धीरे मराठाओं ने यहाँ पर अधिकार कर लिया। और यह अधिकार कब हुआ था? 1761 से 1791 के बीच। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप से जयसिंह व अन्य राजपूत राजाओं की यहाँ पर आंख खुल गई। मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठाओं ने यहाँ पर मालवा पर अधिकार नहीं छोड़ा, यानी मराठाओं ने यहाँ पर धन भी ले लिया और अधिकार भी नहीं छोड़ा, यानी मालवा को यहाँ पर खाली नहीं किया। तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे यहाँ पर, और अब वे धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठाओं को राजस्थान से निकालने का यहाँ पर निश्चय किया। पहले तो यहाँ पर मराठाओं से कहा गया कि आप धन ले लीजिए और मालवा को छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर मराठा धन लेकर भी मालवा को खाली नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पर शक्ति के प्रयोग से मराठाओं को राजस्थान से निकालने का यहाँ पर निश्चय लिया। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में होड़ा नामक स्थान पर यहाँ पर एकत्रित हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का यहाँ पर वादा किया। और वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रामपुरा में एकत्रित होना यहाँ पर तय किया गया। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम यहाँ पर नहीं निकले, क्योंकि रियासती शासकों में आपसी यहाँ पर द्वेष था। प्रतिभा संपन्न एवं क्रियाशील नेतृत्व का यहाँ पर अभाव था। कोई भी यहाँ पर अच्छा नेतृत्व करने वाला नहीं था, कोई भी यहाँ पर अच्छा क्रियाशील राजा नहीं था जो इस सम्मेलन को संभाल सके। सब अपना अपना मत यहाँ पर प्रकट कर रहे थे। रियासतों की स्वार्थी नीतियां एवं कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी है, और ये सम्मेलन है असफल रहता है, इसको आप कहते हैं होड़ा सम्मेलन। और 1735 में यहाँ पर मुगल सम्राट व राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया, और पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर यहाँ पर निकल जाता है, और उसने यहाँ पर महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य यहाँ पर स्वीकार किया और उपहार और चौथ का यहाँ पर समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जयसिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, लेकिन यहाँ पर जयसिंह भी असफल रहता है, और पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी यहाँ पर करदाता बन गए, यानी कि मराठों को भी यहाँ पर राजपूत कर देने लगे और उधर मुगलों को भी राजपूत यहाँ पर कर देने लगे। फिर 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय की अपमानजनक यहाँ पर संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए यहाँ पर प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर के सोजत, रायपुर और जेतारना परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। फिर 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर के तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया था 1787 में, और 1791 के बाद मराठा शक्ति यहाँ पर क्षीण होने लगी, और इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे। तो जैसे यहाँ पर मराठा कमजोर होते हैं तो अंग्रेज यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे थे दक्षिणी भारत से। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष एवं सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थितियां यहाँ पर कमजोर पड़ जाती हैं, और 1791 में अंबाली इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को यहाँ पर सहयोग दिया। फलस्वरूप यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, और परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता यहाँ पर नहीं पा सके, और 1795 में मेवाड़ पर चूड़ावतों का यहाँ पर अधिकार हो जाता है।
और अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष यहाँ पर शुरू हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने यहाँ पर नाथद्वार पर अधिकार कर लिया था और भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को निमंत्रित नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का यहाँ पर प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहते हैं। फिर 1793 ईस्वी से 1813 के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, यानी कि सामंत आपस में प्रतिस्पर्धी हो गए थे, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ोत सैनिकों की ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप राज्य आर्थिक संकट में यहाँ पर घिर गया, क्योंकि जो भाड़े पर जो सैनिक लिए जाते थे उनको ज्यादा धनराशि दी जाने लगी, और ज्यादा धनराशि जब दिए जाने लगी तो वहां पर जहां से धन दिया जाएगा वहां पर आर्थिक संकट अपने आप हो जाएगा, यानी कि पैसों की कमी उस राज्य में आने लगी। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए और सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य में भी ऐसे ही प्रयास किए रहे पर वो सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के यहाँ पर इच्छुक हो जाते हैं और नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति थे लॉर्ड लेक, ये 1803 में आते हैं अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक। ये क्या करते हैं, राजस्थान का उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लास कड़ी के रण क्षेत्र में सिंधियाओं को निर्णायक रूप से परास्त यहाँ पर करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी सीमा है लास कड़ी का रण क्षेत्र, उसमें सिंधियाओं को ये निर्णायक रूप से परास्त करते हैं। और मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खराज नहीं लेगी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व यहाँ पर कंपनी पर होगा, यानी राज्यों की सुरक्षा का दायित्व किसको दिया गया, कंपनी को दिया गया। और अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। तो यहाँ पर भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 1811 ईस्वी में सैटन के स्थान पर आते हैं यहाँ पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का यहाँ पर रेजिडेंट बना और उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडवारियों के विध्वंसकारी कार्यवाही को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। और यहाँ पर तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्चता सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था जब वह होलकर और सिंधिया को अपने राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि वे राज्य ही यहाँ पर जो राजपूत राज्य ही हैं वो सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः यहाँ पर अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के जो भी राज्य थे यहाँ पर होलकर से नई संधि करके जो राजस्थान के जो भी राज्य थे उनके साथ में क्या किया, संधि करने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त कर लिया। और इधर हम देखें कि मैटकॉफ का नियंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली और सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य से संधि की गई। और इस प्रकार 1817 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रहा। तो किस तरीके से राजस्थान पर अंग्रेजों ने यहाँ पर अधिकार किया और उस संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो कौन कौन थे यहाँ पर, जैसे कि उस टाइम पर रियासत के शासक कौन थे, जैसे कोटा रियासत के शासक थे राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह,
भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के थे शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक रियासत के नवाब वजीदुर्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर रियासत के रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह और बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह थे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि 19वीं सदी के आरंभ में बात करें हम, 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। इनमें से एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के हैं जैसे कि उस राज्य संधि के द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों से रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया यहाँ पर, और अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन यहाँ पर दिया। और संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ेगी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्य के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे और अंग्रेजों को वार्षिक खराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। खराज की यह राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खराज को आधार बनाया गया और ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती न्यायाधीशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें अपनी स्वतंत्र कंपनी सरकार को नियमित रूप से खराज की आर्थिक स्थिति यहाँ पर कमजोर पड़ गई, क्योंकि अब अंग्रेजों को हर साल पैसा दिया जाने लगा। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारियों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह यहाँ पर बन जाते हैं। कंपनी के द्वारा खराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे यहाँ पर बलात् थोप दिए जाते हैं। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का यहाँ पर प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र जैसे कि सांभर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर भी अधिकार यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा कर लिया जाता है। और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई और जिनका खर्च भी राज्य संबंधित राज्यों को ही यहाँ पर वहन करना पड़ता था। और भारी खराज पर ब्याज एवं अन्य खर्चों के थोप जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थितियां कमजोर पड़ गई। स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया और कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थितियां कमजोर पड़ गई। जैसे कि सामंतों की सैनिक सेवा के बदले उन सबसे नगद रुपया वसूल का निश्चय किया गया और जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे जागीर के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उनके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे और उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त यहाँ पर कर दिया जाता है। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर नेतृत्व सामंतों के पास था और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों के सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। वे अब उतने प्रभावशाली यहाँ पर नहीं रहे थे।
अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटा करके प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हुई और इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की यहाँ पर हत्या कर दी और कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां के अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता है। और जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे और उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। तो राज्य में क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट की बात करें हम, कोटा रियासत के मेजर बर्टन थे पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर रियासत में मेक मेसन, भरतपुर रियासत में मॉरिसन थे, जयपुर रियासत में ईडन थे, उदयपुर रियासत में सावर्स ऑल थे और सिरोही रियासत में थे जेडी हॉल। तो राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की उत्सुक थी और ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपरा, रीति रिवाज और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए और इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा और सती प्रथा यहाँ पर सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगे कि अंग्रेज सरकार के सामाजिक ढांचे हैं, अंग्रेज सरकार है यहाँ पर, अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक एवं सामान्य जीवन में हस्तक्षेप करने की नीति से जनता में असंतोष यहाँ पर बढ़ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों के द्वारा वसूल किए जाने वाले वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप से सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग यहाँ पर अंग्रेजों से क्या थे? असंतुष्ट थे। नेक्स्ट हम देखें कि ईसाई मत के प्रचारकों को संदिग्ध गतिविधि के कारण अजमेर, मेरवाड़ क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मंतारण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपने में राजस्थान के कवियों, साहित्यकारों ने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे। उन शासकों और सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, शांतुगागजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के पश्चात राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियां थी: नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुर और खैरवाड़। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक यहाँ पर नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजे को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उसे कठोरता पूर्वक दमन करे। जैसे नसीराबाद में क्रांति की बात करें, राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ। इसके कारण क्या रहे हैं? जैसे कि उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिक टुकड़ी, पहली मुंबई लायर्स के सैनिक विद्वान थे। यहाँ पर मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्यवाही भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है और तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई हैं। अतः उनमें विद्रोह की भावना यहाँ पर जागृत हो गई। दूसरी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शास्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद यहाँ पर भेज दिया गया।
इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। और इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध यहाँ पर प्रचार कर विद्रोह का यहाँ पर संदेश प्रचारित किया। यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से यहाँ पर ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी यहाँ पर उत्तेजना बढ़ती है। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इन तथ्यों को गुप्त रखा गया और बाद में जब यह बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर यहाँ पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया और अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यू की यहाँ पर हत्या कर दी गई। 2 सैनिक यहाँ पर मारे गए, एक तो मेजर स्पोटिसवुड और कर्नल न्यूबारी। लेफ्टिनेंट लॉक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। यहाँ पर कौन कौन घायल हो गए? लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी यहाँ पर घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली और चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी। खजानों की तिजोरियां तोड़ दी गई, पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी यहाँ पर नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी यहाँ पर दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज यहाँ पर परास्त होते हैं। फिर आती है नीमच की क्रांति। नीमच की क्रांति, नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो यहाँ पर 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने यहाँ पर छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी के लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां की जनता ने उनका स्वागत किया। उसके पश्चात क्रांतिकारी यहां से देवली, टोंक और आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया और क्रांतिकारियों की संख्या में यहाँ पर काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजे लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। एरनपुर और आहुआ की क्रांति की बात करें, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुर में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया और क्रांतिकारियों ने एरनपुर स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ यानी पाली जिले में स्थित एक गांव है आहुआ, आहुए का ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का यहाँ पर विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए यहाँ पर आहुआ आ पहुंचे थे। फिर यहाँ पर जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु, यहाँ पर जोधपुर के महाराजा थे सिंघवी कुशल राज ने नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों को संयुक्त सेना ने जोधपुर के राजकीय फौज को यहाँ पर पराजित कर दिया। तो यहाँ पर 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की जो राजकीय फौज थी उसको पराजित कर दिया और इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह यहाँ पर मारा गया और सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ।
और जोधपुर फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजे लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आऊगा गया और 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस की पराजय का सामना करना पड़ा और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी यहाँ पर दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो यहाँ पर क्या किया था जॉर्ज लॉरेंस है, 1857 में आऊवा के किले के इसी दरवाजे पर इसके अंग्रेजों का सिर को लटका दिया गया था। तो जॉर्ज लॉरेंस आऊवा की पराजय को नहीं भूला, इसलिए आऊवा के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आऊवा की ओर भेजी और 20 जनवरी 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आऊवा पर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आऊवा के किले को छोड़कर यहाँ पर सैलुम्बर चला गया और उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आऊवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरीके से लूटा और आऊवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आऊवा के मंदिर और मूर्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और वहां के निवासियों पर यहाँ पर भीषण अत्याचार किए। फिर मेवाड़ में क्रांति की गूंज की बात करें। इस समय मेवाड़ की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने और अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। महाराणा को और कंपनी की सरकार दोनों को ही यहाँ पर मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पर सहयोग करने लगे। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एजीजे के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने यहाँ पर 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्यवाही में सहयोग करें। पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि वे शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सैलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणाओं के अधिकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उनकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। और तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूताने से निष्कासित कर दिया जाएगा। और कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह यहाँ पर शांत हो जाते हैं। फिर कोटा में क्रांति की बात करें। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर वर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी थी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं, उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर वर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतन लाल और जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन के द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी भी प्रकार महाराव की फौज या फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई और फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उसने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। और 15 अक्टूबर 1858 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल यहाँ पर बजा दिया और कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्रों की यहाँ पर हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और मेहराब के महल को यहाँ पर घेर लिया। मेहराब अपने महल के एक प्रकार से कैद हो गए थे और फिर क्रांतिकारियों ने मेहराब को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने को विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। उनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या स्वयं मेहराब के आदेश से की गई है। मेहराब को क्रांतिकारियों की इच्छा के अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक कि करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडार आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर
नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया और यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर तब जाकर के यहाँ पर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका और क्रांतिकारी नेताओं और विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को यहाँ पर गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज की बात करें, उन राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ और कोटा तक सीमित नहीं थी, अपितु इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों में सुनाई देती है, जैसे भरतपुर जो कि आगरा और मथुरा के काफ़ी निकट है। क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति में नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं और महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ी भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुर्जर व मेवाती जनता क्रांति से पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया और जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर दिया कि वह भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी और अलवर रियासत के गांवों के गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को यहाँ पर काफ़ी परेशान किया। धौलपुर रियासत है, उसमें भी काफ़ी उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रवेश कर गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और अनेक अधिकारी राजा को छोड़कर क्रांतिकारियों में मिल गए और जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांग स्वीकार करनी पड़ी और धौलपुर के इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश जो अधिकांश तोप थी उन पर यहाँ पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि दिसंबर में पटियाला के शासक के द्वारा भेजी गई सेना की तो जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव सिंह ने यहाँ पर सलाह दी कि वे अंग्रेज एवं मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रता पूर्वक संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित सिद्दीन ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला और जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां, सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए उनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। फिर सैलूम्बर और कोठारिया का योगदान की बात करें हम। आहुआ के ठाकुर, आहुआ जो जोधपुर का एक गांव है, उसके ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर के मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत थे, सैलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत ज्योति सिंह। उनका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सैलूम्बर कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी यहाँ पर आश्रय दिया था। सैलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की थी, केसरी सिंह ने भी उसका खुलकर विरोध किया। ए.जी. लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला
कि वे उनके विरुद्ध कार्य करें, किंतु महाराणा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का साहस यहाँ पर नहीं जुटा पाए। अंग्रेजों के द्वारा आहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत ज्योति सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठरिया में पेशवा नाना साहब उनके परिवार को भी शरण दी और सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर भावी परिणामों की चिंता न कर सेलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को यहाँ पर सौंप दिया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत में यहाँ पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत में क्या किया गया, भारत में भी सभी नरेशों के अधिकार और विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया और उदयपुर के महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये असफल रहा, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां हुई, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, उन्हें महत्वपूर्ण पद एवं विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश एवं जमींदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या है? राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का यहाँ पर परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह और स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं की स्वतंत्रता संग्राम पर नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर बाद भी उत्साह दिया। राजस्थान दूसरा कारण था कि राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों से निपटने का अवसर यहाँ पर मिल जाता है। तीसरा, मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग यहाँ पर नहीं दिया। चौथा कारण था कि राजस्थान के 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। और पांचवा कारण था कि राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उनमें नेतृत्व का सर्वदा अभाव था। क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क नहीं था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेज जैसा रण कौशल था, न ही अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षण था। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की कमी का भी यहाँ पर सामना करना पड़ा। छठवां कारण था कि अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति यहाँ पर लगा दी थी। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम क्या रहे हैं? जब सन 1857 की क्रांति में असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई और ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी के द्वारा की गई संधियां यहाँ पर जारी रखी और राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों के भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इन क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की यहाँ पर भूमिका तैयार की।